we will discuss the research ethics, research integrity, research safety in laboratories, welfare of animals used in research, computer ethics, and standard land problems in research ethics. These are the topics which we will be discussing now. Research ethics involves the application of fundamental ethical principles to a variety of topics involving research, and this research includes your scientific research. All of these, they include the design and implementation of research, which involves human experimentation, animal experimentation, various aspects of academic scandals, including scientific misconducts such as fraud, fabrication of data, and plagiarism, whistleblowing, regulation of research, etc. Research ethics is most developed as a concept in medical research. The key agreement here is the 1964 Declaration of Helsinki. The Nuremberg Code is a former agreement, but with many still important notes. Research in the social science presents a different set of issues than those in medical research. रिसर्च क्या इन्वॉल्व करती है रिसर्च एथिक्स एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व करती है जो कि बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं. ये टॉपिक्स आपके साइंटिफिक रिसर्च से भी एसोसिएट हो सकते हैं, डिज़ाइन से एसोसिएट हो सकते हैं, रिसर्च डिज़ाइन से, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च से एसोसिएट हो सकते हैं. अब ये जो डिज़ाइन है या जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये इनके ऊपर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? उन रिसर्च और डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च और डिज़ाइन रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जिनके अंदर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन सबसे ज़्यादा हो, या ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का कोई सा भी पार्ट हो, या फिर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन हो. अब ध्यान रखना, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रिसर्च एथिकल बोर्ड. ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन पे न्यूरमबर्ग कोड जो है उसके अगेंस्ट आप बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करके ही आप ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट कर सकते हो. एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी एक एथिकल बोर्ड होता है, उसके लिए भी आप ऐसे ही रैंडमली एनिमल को यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए भी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परमिशंस लेनी पड़ती हैं. बहुत ज़रूरी है परमिशंस लेना, क्योंकि उन परमिशंस के बगैर आप एनिमल्स के ऊपर भी काम नहीं कर पाओगे. और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो गया. भाई किसी ने रिसर्च करी और उस रिसर्च के अंदर डेटा ही फ्रॉड दे दिया. रिजल्ट आ रहा था 1 सेंटीमीटर का और उसने दे दिया 10 सेंटीमीटर का. या फिर रिजल्ट आ रहा था कि एक एंटीबायोटिक है जो कि सिर्फ 10 बैक्टीरिया को मार सकती है, उस बंदे ने रिजल्ट दे दिया कि वो एंटीबायोटिक 25 बैक्टीरिया को मार सकती है. तो ये फ्रॉड में आ जाती है. अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर सेकंड वाला एग्जांपल लो, एक बंदे का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और 25 का उसने दे दिया, बल्कि उसके दवाई जो है वो सिर्फ 10 बैक्टीरिया को मारती है. तो मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है वो उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देगी. डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे. डॉक्टर्स जब उसे प्रिस्क्राइब करेंगे तो पेशेंट्स उसको लेना शुरू करेंगे. जब पेशेंट्स लेंगे तो वो दवाई काम करेगी ही नहीं. जब वो दवाई काम नहीं करेगी तो जान माल का नुकसान होने के चांसेस हैं. आप समझे बात? तो इसलिए ये जो रिसर्च होती है इसके अंदर फ्रॉड के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं. फिर फैब्रिकेशन ऑफ डेटा और फ्रॉड, ये वाला पोर्शन आ गया. प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म में बहुत सारी चीज़ें होती है. भाई आपने एक पर्टिकुलर पेपर पढ़ा, उस पेपर में से मटेरियल आपने एज इट इज़ छाप दिया अपने वाले पेपर के अंदर, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने थे. तो ये प्लेजरिज्म हो जाता है. इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, तो सपोज करो आपके घर में लंच या डिनर की पार्टी है. तो आप सुबह उठे और सुबह उठ के आप मार्केट गए,
सारी सब्जी फ्रेश लेकर आए, जो भी आपको बनाना है उसको धो के साफ करके आपने पूरी सफाई वफाई से उसको काटा, सब्जी काटी, और 2 बजे करीब आपने अपना लंच वंच खा के सारी प्रिपरेशन करनी शुरू करी कि शाम को डिनर पे गेस्ट आ रहे हैं। और आप 6 7 8 बजे तक आप डिनर बनाने में लगे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे और खाना बहुत अच्छा बना है। और आप किचन में थे, इतने में आपके घर में जो छोटा भाई है, छोटी बहन है, उससे पूछा कि भाई इतना बढ़िया खाना बनाया, किसने बनाया? तो उसने बोला कि भाई खाना तो मैंने बनाया है। आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको बुरा नहीं लगेगा? तो यही कंसेप्ट होता है प्लेजरिज्म का। जब आप किसी और के काम को अपना काम बोल के प्रस्तुत करते हो, तो वो प्लेजरिज्म में आता है। और ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि जैसा अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर आपको लग रहा है कि आपने मेहनत करी है और सामने वाला आपके काम को अपना बना दे, तो फिर तो वो तो बहुत ही बुरा लगने वाली बात होती है ना। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके प्लेजरिज्म में आती हैं। फिर विसल ब्लोइंग आ गई। कोई अगर गलत काम कर रहा है, जैसे चाइना के अंदर साइंटिस्ट ने विसल ब्लो करने की कोशिश करी थी कोविड के आने के पहले, तो वो बेचारा उसकी क्या हालत हुई सबको ही पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी रिसर्च एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। इसमें ये जो न्यूरम्बर्ग कोड है और 1964 का डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इनके अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना? और ये ह्यूमन और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन से और मेडिकल से एसोसिएटेड जितनी भी रिसर्च हो रही है, उसके एसोसिएशन में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं। अच्छा, सोशल साइंस के अंदर जो रिसर्च होती है, साइकोलॉजी के अंदर जो रिसर्च होती है, और जैसे तुम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो इन सब के अंदर जो तुम्हारी रिसर्चेज होती हैं, इनका मेडिकल रिसर्च से अलग इश्यूज आते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पेलेंटियोलॉजी के अंदर रिसर्च कर रहे हो, तुम्हारे को राजस्थान में एक जगह मिली जहाँ पर तुम्हारे को डायनासोर की हड्डियां मिल गई, तो उस पूरे एरिया के अंदर तुम ऐसी खुदाई शुरू नहीं कर दोगे। तुम्हारे को अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी लैंड के लिए, क्योंकि वहां पे लोगों के घर भी हैं, है ना? आर्कियोलॉजी के अंदर तुम कर रहे हो, सपोज करो किसी एक घर के पीछे एक खजाना मिला खुदाई करते हुए, वो बोरवेल खुदवा रहा था, उसके अंदर उसको कुछ खजाना मिल गया, तो आप उसके घर के ऊपर कब्जा नहीं कर लोगे। ये ऐसा नहीं है कि उस जगह को खोद डालोगे पूरा, उसका घर उसे बेघर कर दोगे। तो इसके अंदर अलग तरीके के आपके इश्यूज जनरेट होते हैं। ठीक है? The academic research enterprise is built on a foundation of trust. Researchers trust that the result reported by others are sound. Society trusts that the results of research reflects an honest attempt by scientists and other researchers to describe the world accurately and without bias. But this trust will endure only if the scientific community devotes itself to exemplifying and transmitting the values associated with ethical research conduct. अब आप ये खुद सोच के देखो, अगर कोई रिसर्च कर रहा है, तो उस रिसर्च के ऊपर अगर उस बंदे का नाम खराब है, तो आप उसकी रिसर्च के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, है ना? अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करोगे, तो उसके रिजल्ट्स भले से ही कितने अच्छे हो, कितने ही फैक्टफुल हो, कितने ही ट्रुथफुल हो, उनको आप विश्वास नहीं करोगे। तो जो एकेडमिक रिसर्च है, वो एक विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो ये ट्रस्ट करते हैं कि जो बाकियों ने रिसर्च करी है, वो सही रिसर्च करी है, जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं वो सही रिजल्ट्स दिए हैं। जो सोसाइटीज हैं, जो ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट एसोसिएटेड विद एकेडमिक्स हैं, वो ये ट्रस्ट करते हैं कि जो साइंटिस्ट ने रिजल्ट्स दिए हैं, वो एक सही सही साइंटिफिक रिसर्च का एनालिसिस करके बता रहे हैं। अब तुम इसका एग्जांपल यूं ले लो, रिसर्च जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, अपन लोग रिसर्च कर रहे हैं, सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं जिंक सॉल्युबलाइजिंग वाले बैक्टीरिया की। तो हमने दूसरी रिसर्च में पढ़ा कि ये लोग जो हैं, ये एक पर्टिकुलर मेथड से बैक्टीरिया को ग्रो करने की इन्होंने रिजल्ट दिया था कि जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को आप अगर इस पर्टिकुलर मेथड से ग्रो करोगे तो जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं उस रिजल्ट को यहाँ पर डुप्लीकेट करने की, रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने
ऑथर को इंफॉर्मेशन दी कि भाई आपने जो प्रोटोकॉल बताया था इस प्रोटोकॉल से रिजल्ट आ ही नहीं रहा है ना। फिर मुझे पता पड़ता है कि भाई वो जो ऑथर है उसने इस रिजल्ट के अंदर कुछ गड़बड़ करी थी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे लेकिन फिर भी उसने उसको पब्लिश कर दिया था। तो मैं ये सोच के चलता हूँ जब मैं किसी और का पेपर पढ़ता हूँ कि हाँ भाई ये जो मेथड है इस मेथड से आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज पब्लिश हो रखी है। सेम केस सोसाइटी जो है अभी बड़ी दिक्कत आई थी लोगों को ये एक्सेप्ट करने में कि भाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है उनका अगर हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के ऊपर किसी को इतना भरोसा ही नहीं था। पर फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च को पब्लिश किया, पब्लिश करके लोगों को बताया, जागरूकता फैलाई लोगों के बीच में, तब उनको धीरे धीरे विश्वास होने लगा। अब एक चीज इसमें तुम्हें जो ध्यान रखनी है एकेडमिक रिसर्च के अंदर, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि ये कहते हैं कि ये रिसर्च जो है ये बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उनको ये रिसर्च समझ में नहीं आई। ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता है, उस सब्जेक्ट के अंदर अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो लोग कहते हैं कि नहीं ये इंफॉर्मेशन बेकार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई साइंटिफिक स्टडी है तो वो साइंटिफिक स्टडी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत करके करी है। पीयर रिव्यू में अगर कोई चीज आती है तो दैट इज एक्सेप्टेड दैट इट विल बी ट्रू। आप उसको रैंडमली ऐसे वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। There are many ethical issues to be taken into serious consideration for research. Sociologists need to be aware of having the responsibility to secure the actual permission and interest of all those involved in the study. They should not misuse any of the information discovered, and there should be a certain moral responsibility maintained towards the participation. There is a duty to protect the right of people in the study as well as their privacy and sensitivity. The confidentiality of those involved in the observation must be carried out, keeping their anonymity and privacy secure. All of these ethics must be honored unless there are other overriding reasons to do so. For example, any illegal or terrorist activity. कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं, हमारे को ये चीज समझनी पड़ेगी। जैसे कि जो लोग इस रिसर्च के अंदर पार्ट ले रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम सबको ना दे दें। दूसरा, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कहीं मिसयूज ना कर लें, ठीक है ना। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनकी कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ उस स्टडी से एसोसिएटेड सेंसिटिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी बंदे को, एक ये शुरू शुरू में बड़ा ऐसा होता था जब एचआईवी के बारे में लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर कोई बंदा एचआईवी पॉजिटिव था और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाती थी तो उस बंदे को जॉब से निकाल दिया करते थे, उसके साथ छुआछूत का भेदभाव होता था, उसके साथ खाना नहीं खाएंगे लोग बाग, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो चीज है, अगर हम किसी बंदे की सर्टेन इंफॉर्मेशन को बाहर बता देते हैं तो उससे उसको नुकसान होगा ही होगा, ठीक है ना। कैंसर का पेशेंट है, वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, उसका कैंसर कंट्रोल में आने वाला है। तो अगर उसके जॉब देने वाले को ये पता पड़ जाए कि भाई इसको तो कैंसर है, तो वो उसको जॉब देने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि भाई 6 महीने का हम इसको प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट साल भर का है, कि 6 महीने में अगर निपट गया तो फिर इसको दूसरा हमारे को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गई बात आपकी, जो लोग रिसर्च के अंदर पार्ट ले रहे हैं, कौन से लेवल पे, जो कि जिनके ऊपर या जिनके थ्रू ये रिसर्च करी जाएगी, ठीक है ना।
फिर दूसरा पार्ट आता है वो लोग जो स्टडी करते हैं, समझ आई? राइट्स ऑफ पीपल इन द स्टडी एज वेल एज देयर प्राइवेसी एंड सेंसिटिविटी, ये उन लोगों के लिए भी मान्य है जो कि इस स्टडी को कर रहे हैं। अब आपको पता है कि एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज करो मैं कोविड के लिए कोई वैक्सीन बना रहा हूं और वो वैक्सीन बहुत ज्यादा कारगर होगी। मैंने उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करे और वो वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारगर हो गई। अब क्या हुआ कि मैंने वो वैक्सीन बनाई है, मैंने अपनी रिसर्च करी है, और अगर किसी को ये पता पड़ जाता है कि मैंने वो वैक्सीन बना के तैयार कर ली है और वो इन्फॉर्मेशन बाहर मार्केट में आ जाती है, तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। हो सकता है लोग बाग मेरी रिसर्च को चुराने की कोशिश करें। मेरा एक एक्सपेरिमेंट, एक मेरा एक स्टूडेंट था, उसके उसका बड़ा भाई जो था वो आईआईटी में था। तो उसका एक बहुत मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जो था वो एक्सेप्ट हो गया था। एंड उस प्रोजेक्ट के लिए उसको लोगों ने बोला था कि दे शुड ही शुड सेल द प्रोजेक्ट टू एक पर्टिकुलर कंपनी थी। तो उस केस में उस बंदे का जो ब्रदर था उसका मर्डर हुआ था। सो देयर वाज अ प्रीटी बिग ऑनलाइन पिटिशन, काफी वो सारी चीजें हुई थी। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इन सब चीज़ों में इस चीज़ का भी डेंजर होता है। अगर आप इन्फॉर्म कर देते हो जो रिसर्च कर रहा है उसके बारे में, तो चांसेस हैं कि भाई सामने वाले को भी किसी ना किसी टाइप का डेंजर हो। Research ethics in a medical context is dominated by principalism. Medical research involving human experimentation is overseen by an ethics committee, in most countries working under legislation based on the Declaration of Helsinki and its later revisions. Research ethics is different throughout different type of educational communities. Every community has its own set of morals. In anthropology, research ethics were formed to protect those who are being researched and to protect the researcher from topics or event that may be unsafe or may make either party feel uncomfortable. It is a widely observed guideline that anthropologists use, especially when doing an ethnographic fieldwork. एथिक्स क्या होते हैं? मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स क्या होते हैं? मॉरल प्रिंसिपल्स, सही और गलत को लेकर। ठीक है, ये मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी होते हैं होने। Research ethics incorporating ethical principles into research practices. All stages, all those involved from inception of research through to completion and publication of results and beyond. Research ethics सब जगह आते हैं, सारी stages के अंदर। ठीक है, ये आपके सब जगह आते हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एथिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ एथिक्स एसोसिएटेड विथ रिसर्च। इसमें जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो कुछ डेट्स ध्यान रखनी है। 1974 का न्यूरम्बर्ग कोड ध्यान रखना है।
1968 का हेल्सिंकी डिक्लेरेशन ध्यान रखना है, 1979 की बेलमोंट रिपोर्ट ध्यान रखनी है, 1993 का CIOMS और 2005 का यूनेस्को के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं वो ध्यान रखने हैं। तो रिसर्च की जो एथिक्स होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका पर्पस क्या है, क्यों बनाए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। इनका सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनको बनाया गया है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को बचाने के लिए। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने जो ज्यूज थे उनके ऊपर किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करे थे। वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत ही घिनौने और घटिया प्रवृत्ति के थे। तो आगे चल के ऐसा ना हो, इस कारण से हमारे को रिसर्च एथिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। सेकंड, to ensure that research is conducted in a way that serves interest of individual groups and those or a society as a whole। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो रिसर्च हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे के लिए ही हो रही है। ये जो रिसर्च हो रही है, इस रिसर्च को एक ग्रुप के लिए या एक सोसाइटी के लिए यूजफुल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए यूजफुल हो ऐसा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोविड का आपने देखा, इतना बड़ा महामारी फैली लोगों ने जो अपनी RNA वैक्सीन जो ये डेवलप कर रहे हैं, इस वैक्सीन को ओपन मार्केट में भी आने दिया। जब ये वैक्सीन ओपन मार्केट में आई, तब ये वैक्सीन जो है इसके ऊपर और रिसर्च हुई। और अगर लोग बाग इसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स के ऊपर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते तो हो सकता है रिसर्च बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती। ठीक है ना। तो रिसर्च एथिक्स ये भी इंश्योर करते हैं कि जो रिसर्च हो रही है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी को बेनिफिट ना दे, पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। फिर तीसरा होता है कि टू एग्जामिन specific research activities and projects for their ethical soundness, protection of confidentiality, and the process of informed consent। उस चीज को एग्जामिन करना, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एक एस्पेक्ट को या पूरे प्रोजेक्ट को, कि वो एथिकली साउंड है कि नहीं है, कहीं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है किसी टाइप की एथिकल। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखी है कि नहीं रखी है उस रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी। आपने उस बंदे का कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है। अगर आपने उस बंदे का कंसेंट ही नहीं लिया है तो आप उससे रिसर्च कैसे कर सकते हो, वो तो इलीगल हो जाएगा। अगर आपने उस बंदे का नाम और इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी तो ये भी काम इलीगल है। ठीक है ना। क्या क्या इश्यूज आते हैं एथिकल रिसर्च के अंदर। आपके इश्यूज आते हैं, प्लेजरिज्म आ गया, आपने किसी और का काम अपना काम बता के बता दिया। मिसयूज ऑफ प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि यहाँ पर इस बंदे का काम चल रहा है तो आपने उस बंदे से हेल्प ले ली जबकि आपको वो काम खुद से करना था। आपने डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। ऑथरशिप एंड अदर पब्लिकेशन इश्यूज बड़े होते हैं। लोग बाग कहते हैं कि मेरे 50 पेपर हैं, मेरे 60 पेपर हैं। फर्स्ट ऑथर और कॉरेस्पॉन्डेंस में कितने हैं आपके। हिंदुस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, टेक्निकली पेपर में उन्हीं लोगों का नाम होना चाहिए जिन्होंने उस पेपर में काम किया है। अगर उन्होंने उस पेपर में काम नहीं किया है तो उनका नाम नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में क्या होता है,
भाई तू मेरा नाम दे दे, मैं अपने पेपर में तेरा नाम दे दूंगा, तो दो पेपर हो गए। टोटल में एक ही काम किया आपने, पर आपके दो पेपर हो गए। मैं तुम तीन जने जो हो वो पेपर लिखो, और मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरा जो पेपर आएगा उसमें मैं तुम तीनों का नाम दे दूंगा, और तुम तीनों के जो पेपर्स हैं उसमें मेरा भी नाम डाल देना। तो अपन चारों जनों के चार चार पेपर हो गए, बल्कि काम अपन ने कितना किया है, एक ही पेपर का काम किया है। तो ये ऑथरशिप और पब्लिकेशन इश्यूज हो गए। इंटरफेरेंस, सामान छुपा लेना, सामान चोरी कर लेना। एक एग्जाम्पल है, एक इंडिविजुअल ने 4 महीने 5 महीने लगा के प्योर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स कलेक्ट करे, उनका ग्लिसरॉल स्टॉक बनाया। ग्लिसरॉल स्टॉक बना के सब फैकल्टीज को दिखा के डीप फ्रीजर में रखा कि भैया ये ग्लिसरॉल स्टॉक है, ये सब जने यूज़ कर सकते हैं, कोई इसको फेंकना मत। और 2 महीने बाद आपने आके देखा तो वो जो सामान था वो फेंक दिया गया है। ये मेरे साथ हुआ है ये। रिसर्च विद एनिमल्स, आप एनिमल्स के साथ क्या रिसर्च कर रहे हो, ह्यूमंस के साथ आप क्या रिसर्च 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 कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी रिसर्च के अंदर। एकेडमिक मिसकंडक्शन क्या हो जाता है, एकेडमिक मिसकंडक्शन में आ जाता है प्लेजरिज्म। कहीं आपने किसी और का काम अपने नाम से तो नहीं छाप रखा है। फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, डेटा आपने अपनी मर्जी से तो नहीं छाप लिया। 1 सेंटीमीटर आया है, आपने अपनी मर्जी से उसको 10 सेंटीमीटर कर दिया। 10 बैक्टीरिया आए हैं, आपने अपनी मर्जी से 25 बैक्टीरिया बता दिए। कुछ केस में नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा भी इशू होता है। आपका रिजल्ट आया हुआ है लेकिन आप उसको पब्लिश ही नहीं कर रहे हो। पब्लिश नहीं कर रहे हो क्यों, क्योंकि आपको तो पेटेंट लेना है। लेकिन वो जो आपने डेटा आपके पास आया हुआ है, उससे दुनिया भर को हेल्प हो सकती है। कोविड का एग्जांपल ले लो, अगर लोग बाग mRNA वैक्सीन के ऊपर काम नहीं करते और उसको यूं रख लेते कि भाई हम तो पेटेंट बनाएंगे, इसका है पेटेंट है, ऐसा नहीं है कि पेटेंट नहीं है, पर अगर वो बताते ही नहीं तो फिर डेटा गैदरिंग प्रोसीजर्स अगर आपके गड़बड़ हैं, आपको पत्ता फूल गोभी का पत्ता गोभी का सर्कमफ्रेंस लेना है, आपने एक का लिया और फिर उसमें प्लस माइनस करके एक एक ऐड करके आपने सबका बता दिया आलस करके, तो ये भी फॉल्टी डेटा गैदरिंग प्रोसीजर में आता है। पुअर डेटा स्टोरेज एंड रिटेंशन, आपने डेटा लिया अपना, उसको स्टोर किया, और वो कागज में स्टोर किया, बारिश हुई वो कागज भीग गए, डेटा खराब हो गया। फिर आप कैसे बताओगे कि भाई ये डेटा सही था कि नहीं था। लैब रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। फिर मिसलीडिंग ऑथरशिप, स्नीकी पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी रिसर्च एथिक्स के अंदर आती हैं। We will discuss the codes and policies for research ethics. Given the importance of ethics for the conduct of research, it should come as no surprise that many different professional associations, government agencies, and universities have adopted specific codes, rules, and policies related to research ethics. Many government agencies, such as NIH, National Institute of Health, NSF, National Science Foundation, FDA, Food and Drug Administration, EPA, Environmental Protection Agency, and the USDA, United States Department of Agriculture, have ethics rules for funded researchers.
Other influential researcher ethics policies include the uniform requirement for manuscripts submitted to biomedical journals, International Committee for Medical Journal Editors, the Chemist Code for Conduct, ACS, American Chemical Society, Code of Ethics, American Society for Clinical Laboratory Science, Ethical Principle for Psychologists, APA, American Psychological Association, Statements on Ethics and Professional Responsibility, American Anthropological Association, Statement on Professional Ethics, American Association for University Professors, the Nuremberg Code, and the Declaration of Helsinki, World Medical Association, WMA. The following is a rough and general summary of some ethical principles that various codes addresses. Honesty. Strive for honesty in all scientific communication. Honestly report data, results, methods and procedures, and publication status. Do not fabricate, falsify, or misrepresent data. Do not deceive colleagues, granting agencies, or the public. The main idea is to be truthful. The more truthful you will be with reference to your research, more people will believe you and your work. If you're going to hide data, if you're going to manipulate results, if you're not going to show the methods or the procedures, or if you're going to show or submit your publication into different journals at the same time, all these things, they come under dishonesty. This will make sure that your reputation is not good. Objectivity. Strive to avoid bias in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, personal decisions, grant writing, expert testimony, and other aspects of research where objectivity is expected or required. Avoid or minimize bias for self-deception. Disclose personal or financial interest that may affect research. The idea behind objectivity is to ensure that nothing is hidden. Nothing has a particular bias towards a person or an organization or self. When we have a self bias or a bias towards a particular organization or an individual, there are chances that the research will be corrupted at some level or the other. For example, if an organization has a particular bias towards a particular scientist, then the individual will be getting the funding for the research. Once the individual gets the funding for the research, he may take it for granted and not work properly, objectively. Integrity. Keep your promises and agreements. Act with sincerity. Strive for consistency of thought and action. Remember that integrity is it is very important that carefulness.
Avoid careless errors and negligence. Carefully and critically examine your own work and the work of your peers. Keep good records of research activities such as data collection, research design, and correspondence with agencies or journals. It is important not to be careless. If you're going to be careless, these careless mistakes can cost you your career because mistakes during research is a sign that you are not a good researcher. Openness. Share data, results, ideas, tools, resources, and be open to criticism and new ideas. If you are going to be open, you will be able to receive information also. If you are going to be closed, you will not receive information yourself. It is a very simple concept in life. More information you provide, more information you gain. Less information you provide, less information you gain. Respect for intellectual property. Honor patents, copyrights, and other forms of intellectual property. Do not use unpublished data, methods, or results without permission. Give credit where credit is due. Give proper acknowledgement or credit for all contributions to research. Never plagiarize. It is always important to remember that if you will not like when somebody will steal your work, others will also not like when you will steal their work. If you will not like people doing things without your permission associated with your research, others will not like you doing things or publishing their data without their permission. Confidentiality. Protect confidential communication, such as papers or grants submitted for publication, personal record, trade or military secrets, and patent records. It is important that you have good confidentiality rules in your own life. It is a wrong act to inform others about others' work without their permission. Responsible publication. Publish in order to advance research and scholarship, not to advance just in your own career. Avoid wasteful and duplicative publications. The idea is to advance a particular area of research so that everybody can benefit from that. If you're going to responsibly publish your work, more individual will be able to benefit from that publication. If you are going to publish at different locations at the same time, there are chances you might come under plagiarism. Responsible mentoring. Help to educate, mentor, and advise students. Promote their welfare and allow them to make their own decisions. Do not force your students or your juniors to work on a particular topic that you are interested in. If they have a particular idea, help them grow. It is important as a faculty or as a senior that when a junior comes to you for help associated with the work, you inform the student or your junior how you can help them or how they can improve with their project. Respect your colleagues and treat them fairly. Do not steal their work. Do not hide their research material. Do not manipulate their results.
These all come under unethical policies and work ethics. Social responsibility. Strive to promote social and prevent or mitigate social harms through research, public education, and advocacy. The idea is to promote social good. The idea is to reduce any harm which can be caused because of a research. The thing that you have seen in recent years is how China is suffering a bad name because it is unable to defend itself in a very clear way to the public about how it was unable to do social responsibility in a good way. Non-discrimination. Avoid discrimination against all colleagues or students on the basis of sex, race, ethnicity, or other factors that are not related to their scientific competence and integrity. Discrimination done against your colleagues or students or juniors or peers on the basis of these factors are a ground for suspension from that particular research or maybe from the institution. Competence. Maintain and improve your own professional competence and expertise through lifelong education and learning. Take steps to promote competence in science as a whole. The idea is to improve yourself and to maintain your scientific knowledge, which is at par with the current world knowledge. Legality. Know and obey relevant laws and institutional and governmental policies. If you are going to not follow these laws, then you are bound for legal action. This may make your career go down along with your reputation and financial losses. Animal care. Show proper respect and care for animals when using them in research. Do not conduct unnecessary or poorly designed animal experiments. These animals also pain also feel the pain and they are alive. When untreated, these animals suffer and die a horrible death. Some experiments require them to die a painful and a horrible death. But those conditions, scientists can decide to kill the animal before the pain starts as soon as the results are obtained. Secondly, sometimes in order to obtain certain results, the animal is supposed to be killed. These killing methods should be humane and should be pain-free. Human subject protection. When conducting research on human subjects, minimize harms and risks and maximize benefits. One should know how to respect human dignity, the individual's privacy, and his autonomy. The scientists have to take special precautions with vulnerable population, which includes old people, children, and those suffering from a specific type of disease. And they should strive to distribute the benefits and burden of research fairly. When conducting researches associated with human subjects, one has to ensure that they get the maximum benefit out of it. Some experiments require a double-blind study. In these double-blind study, a patient who is suffering sometimes receives a placebo. Now, the purpose of a double-blind study is to ensure that neither the researcher nor the patient or the participant knows
what the drug is and who is giving and who is receiving. In these cases, we have to ensure that the dignity of the patient is maintained.